नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलसीएफ एजुकेशन में। सबसे पहले सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क, लैन वैन मैन, नेटवर्क डिवाइसेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टूल्स, नेटवर्क टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, इंटरनेट क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर, ईमेल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेटवर्किंग टूल्स। नेटवर्किंग टूल्स वो टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम नेटवर्क केबल बनाते हैं, जिसे इथरनेट केबल या कैट केबल भी कहा जाता है। और जनरली जब हम लैन को इम्प्लीमेंट करते हैं, लैन नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। तो इथरनेट केबल बनाने के लिए जो पहला डिवाइस या पहला टूल हमें चाहिए वो चाहिए RJ45 कनेक्टर। जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये आपके RJ45 कनेक्टर है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 8 पिन नजर आएंगे गोल्डन कलर के। अब ये जो 8 पिन है इनका क्या काम होता है ये देखते हैं। तो नीचे ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसे इथरनेट केबल या कैट केबल भी कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि 4 आपको पेयर दिख रहे हैं अलग अलग कलर के, ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है और ऑरेंज है। इसके साथ ही एक और वायर है जो व्हाइट कलर की है, और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलर है उसकी एक लाइन होती है जो उसका पेयर केबल कहलाता है। तो ये जो 8 केबल है, आपको 4 पेयर है तो 8 केबल हो गई। ये 8 केबल इन पिनों में जाके फिट होती है और फिर इसको क्रिम्प किया जाता है। आगे जब क्रिम्पिंग टूल देखेंगे तब बताएंगे। तो RJ45 जो कनेक्टर होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि RJ45 जो पोर्ट होता है, नेटवर्क का जो पोर्ट होता है, वो इथरनेट पोर्ट भी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे RJ45 कनेक्टर के माध्यम से ही आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क वायर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैट केबल। कैट का मतलब यहाँ पे होता है कैटेगरी। कैट का मतलब क्या है, श्रेणी है। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है, कैटेगरी है। तो कैटेगरी, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, अभी देखते हैं इसको थोड़ी देर में। तो जैसे कि आप कैट केबल देख पा रहे हैं, इसमें आपके 8 तारे हैं जो ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर में मैंने आपको बताया था लैन केबल या इथरनेट केबल बनाने का काम आता है। बीच में एक सपोर्टिंग वायर या सपोर्टिंग कैडिंग बोलते हैं इसे, और बाहर इसका क्या है, ये पीवीसी कोटिंग है। ठीक है। आजकल शील्डेड भी आ रहे हैं, अनशील्डेड भी आते हैं। तो ये अनशील्डेड है। शील्डेड वाले में क्या होता है, बाहर एक शील्ड होती है जिसमें कुछ करंट की मात्रा रहती है। तो आपका ये जो कैट केबल है ये नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम आता है, लैन केबल बनाने का काम आता है, और ये डेटा को कैरी करता है। तो जनरली जो इथरनेट केबल है इसका काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना, डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करना। और अगर ये पीओई स्विच से कनेक्ट है तो ये डेटा के साथ साथ पावर को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो आजकल आप सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, जिसमें एनवीआर का यूज होता है, डीवीआर का यूज नहीं होता। तो वहां पे जो स्विच लगते हैं वो नॉर्मल स्विच नहीं होते, वो पीओई स्विच होते हैं, पावर ओवर इथरनेट स्विच होते हैं। और ये स्विच डेटा के साथ साथ पावर को भी भेजते हैं। तो आप में के ये जो 8 वायर है इनमें से कुछ 1-2 वायर का यूज करके आप केवल डेटा को बल्कि पावर को भी भेज सकते हैं। तो जो कैमरे लगते हैं आजकल नए वाले जो कैमरे हैं, नेटवर्क वाले जो कैमरे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके 2 अलग अलग पॉइंट नहीं होते, एक ही पॉइंट होता है। उसी में आपका RJ45 कनेक्टर जाके कनेक्ट हो जाएगा और उसी से वो डेटा भी ट्रांसफर करेगा और साथ में पावर भी देगा कैमरे को चलने के लिए। ठीक है। अब आते हैं कैट में। तो कैटेगरी जो होती है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी का वायर ले रहे हैं। अगर आपके घर में जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो 100 Mbps से नीचे का है तो आप कैट 5 केबल ले सकते हैं, कैट 5 केबल लेके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में 100 Mbps से ऊपर का कनेक्शन है, चाहे वो 150 Mbps हो, 200 Mbps हो, 300 Mbps हो, 1 Gbps हो, तो उस केस में फिर आप कैट 6 केबल के साथ जाएंगे। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके घर में 150 Mbps या 200 Mbps का कनेक्शन और आपने कैट 5 केबल से नेटवर्किंग कर ली या नेटवर्किंग करवा ली, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट है वो 100 Mbps को एक्सीड ही नहीं कर पाएगा। आपको जो दूसरे एंड में जहाँ पे आपने नेटवर्किंग की है वहां पे आपको 100 Mbps से ऊपर की स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो ये जो केबल है ये आपके केबल टाइप से इसकी कैटेगरी डिसाइड होती है, किस तरीके के किस कैटेगरी का केबल है, और वो कैटेगरीज के हिसाब से क्या डिसाइड होती है, उसकी स्पीड डिसाइड होती है कि कितनी स्पीड तक जाता है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कैट 7 है आपका, कैट 8 है, 40 Gbps तक की आपको स्पीड इसमें आराम से मिल सकती है ओवर द
लैन, हम लैन की बात कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और लैन में भी किसकी बात कर रहे हैं, जो वायर्ड कम्युनिकेशन है, यानी तार के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट केबल आता है वो है OFC केबल, जिसे फाइबर भी कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर केबल का काफी बड़ा योगदान है हमारे इंटरनेट और नेटवर्किंग में। आपको याद होगा, अगर मैं आज से 4 या 5 साल पहले की बात करूं, या थोड़ा और पहले की बात करें, तो हमारे घर में जो केबल नेटवर्क आता था वो, उसमें क्या होते थे, मुश्किल से 30 या 40 चैनल आते थे, और शुरू के 10-20 चैनल साफ आते थे, बाकी सारे चैनल धुलने आने शुरू हो जाते थे। और फिर क्या हुआ, अचानक से आपका फाइबर आया और कनेक्शन चेंज हो गए सारे, और आपके जो केबल है वो 200, 250, 300 चैनल तक आने लगे, और सारे के सारे फ्रॉम चैनल नंबर 1 टू चैनल नंबर 300 सब बिल्कुल साफ आने लग गए। तो ऐसा क्या कमाल हो गया, अचानक कोई जाली साफ की या झाड़ू मारा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो हुआ क्या, फाइबर आ गया। फाइबर में क्या होता है, आपकी जो स्पीड है काफी ज्यादा फास्ट मिलती है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इंटरनेट का। जब हम शुरू में इंटरनेट यूज करते थे 2000 में या 2001 में, तो उस टाइम स्पीड होती थी 144 kbps, डायल अप कनेक्शन होता था। एक नंबर डायल किया जाता था, वहां से कनेक्टिविटी मिलती थी, और फिर आप उसको यूज करते। तो 144 kbps हाईएस्ट स्पीड होती थी, मैक्सिमम स्पीड होती थी। तो उसमें आपको क्या स्पीड मिलेगी, 2G वाली स्पीड है। फिर आपका ब्रॉडबैंड आया, जिसमें 2 Mbps तक की स्पीड आ गई, और फिर उसके बाद अचानक से फाइबर आया, और वो जो स्पीड थी 2 Mbps की, आज के दिन में आपको पता है 1 Gbps तक का कनेक्शन आप घर के लिए ले सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अभी ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है समझ लीजिए। तो इसके सेंटर में क्या होता है, ग्लास होता है, ठीक है। इसके केंद्र में ग्लास होता है। इसके बाहर क्या होती है, अलग अलग लेयर्स की प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल के, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, लाइट होता है। क्या होता है, लाइट इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। यानी कि डेटा जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो किस फॉर्म में किया जा रहा है, लाइट के फॉर्म में किया जा रहा है। दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड अगर आसपास होंगे तो उससे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं लाइट में। जो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो डेटा ट्रेवल कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से, ये किस फॉर्म में कर रहा है, लाइट की फॉर्म में। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, हमारा जो बाल है इतना थिन, इतना पतला एक केबल होता है, और 2 ग्लास ट्यूब होती है, एक ग्लास ट्यूब के ऊपर दूसरी ग्लास ट्यूब होती है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव शीट होती है, मटेरियल होते हैं, पीवीसी, ये सारी चीजें लगती है। अब जो हमारा बाल है इतना पतला, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, और फ्लेक्सिबल होता है, आराम से कहीं भी बेंड कर सकते हैं। अब इसमें लाइट का यूज किया जाता है डेटा को कैरी करने के लिए। और आपको पता है कि लाइट जो है वो, उसकी 2 प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो सबसे अलग हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आपको पता है कि साउंड की स्पीड से ज्यादा लाइट की स्पीड होती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जब बिजली चमकती है तो लाइट आपको पहले दिख जाती है, और बिजली चमकने की आवाज जनरली बाद में आती है। या दूर कहीं पटाखा फटता है तो आपको लाइट दिख जाती है, लेकिन वो पटाखे की आवाज काफी देर में आती है। दूसरा क्या है कि लाइट जो है अपनी इंटेंसिटी लूज नहीं करता, अपनी तीव्रता जो क्षमता होता है वो लूज नहीं करता। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि जो हमें तारे दिख रहे हैं, ये तारे हमसे 20 या 30 प्रकाश 20 या 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी लाइट ईयर दूर है। और ये तारे जो हमें दिख रहे हैं, इनमें से मोस्टली तारे ऐसे होंगे जो खत्म भी हो चुके होंगे। तो तारे क्या है, अपनी इंटेंसिटी लूज नहीं करते, साउंड अपनी इंटेंसिटी लूज कर देता है। अब सवाल ये आता है कि जब हम इसमें लाइट का यूज करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है, तो यहाँ से आएगा और आर पार हो जाएगा, ठीक है। या लाइट अगर किसी चीज से टकराएगा तो अपनी इंटेंसिटी लूज करेगा। लाइट का क्या है कि वो अगर सीधी चल रही है तो अपनी इंटेंसिटी लूज नहीं करती, लेकिन बीच में अगर कोई चीज आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, या वो टकराती है, तो अपनी इंटेंसिटी लूज करती है, अपनी क्षमता लूज कर देती है। तो जब ग्लास ट्यूब को हम मोड़ेंगे तो लाइट क्या होगा, दीवारों में टकराएगी और अपनी इंटेंसिटी लूज करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सिद्धांत यूज किया जाता है, प्रिंसिपल यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं हम TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है, गर्मी के दिन में आपने देखा होगा, आप सड़क में चल रहे हो, आगे से कोई गाड़ी आ रही है और उसकी अगर हेडलाइट खुली हुई है,
तो आपको लगता है सड़क में पानी बिछा हुआ है और वो लाइट आपको सड़क में दिखने लग जाती है। तो इसी फिनोमिना को, इसी चीज को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। होता क्या है कि हम जमीन में, हम गाड़ी की लाइट को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हम जमीन में देख रहे हैं और जमीन में क्या है, हवा है, और वो हवा क्या हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ रही है। क्योंकि हमारा जो देखने का माध्यम है वो हवा है, तो क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है तो हमारा जो विजन है वो कुछ ऐसा सीधा हो जाता है और गाड़ी की लाइट की तरफ जाने लगता है। अब हमारा दिमाग क्या है, हमारे दिमाग उस इमेज को क्या करेगा, लाइट को सड़क में प्रोजेक्ट कर देगा और हमें ऐसा लगेगा कि वहां पे कोई पानी है। और क्योंकि चिलचिलाती गर्मी जो बोलते हैं, क्योंकि गर्म हवा है ऊपर उठती जा रही है, चलती रहती है, तो वो इमेज आपको ऐसा नहीं दिखेगा एकदम साफ बढ़िया से दिखेगा, आपको वो हिलता हुआ दिखेगा, जिसे हम चिलचिलाती गर्मी कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। और जो लाइट होती है वो बिना कोनों से टकराए एक एंड से दूसरे एंड मुड़ते हुए निकल जाती है। ठीक है, लाइट अगर बैंड हो रही है तो वो अपनी इंटेंसिटी लूज नहीं करेगा, लेकिन लाइट अगर टकरा रहा है तो वो अपनी इंटेंसिटी लूज करेगा। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा, जैसे पहले बता दिया है कि क्या है, विद्युत हस्तक्षेप की समस्या दूर हो जाती है। लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं है, तो ना इलेक्ट्रिकल और ना मैग्नेटिक फील्ड से इसे फर्क पड़ेगा। ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा है या ऐसी जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से भी ये आराम से पास हो जाएगा और इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो पुराने केबल होते थे उसमें जगह जगह में एम्पलीफायर लगाने पड़ते थे, लेकिन फाइबर में ऐसा नहीं है। फाइबर में आप एक फाइबर को कितनी भी दूर तक ले जाओ, कोई एम्पलीफायर की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, आप फाइबर को सीधा ले जाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के दिन में जो हम 5G यूज कर पा रहे हैं, 6G यूज कर पा रहे हैं, इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, तो ये सब फाइबर से है। बड़ी बड़ी केबल फाइबर की समुद्रों में बिछा रखी है। आपके पहाड़ों में जितना भी मोबाइल कम्युनिकेशन चल रहा है वो सब फाइबर से चल रहा है। आप देखते होंगे पहाड़ों में जाते होंगे तो साइड साइड में खंबे लगे रहते हैं और एक ऑरेंज कलर की तार चलती रहती है। तो वो तार फाइबर की ही होती है, वो देख के पता चल रहा है। लेकिन किसके लिए होती है, वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए होती है। टावर में जाती है, वो टावर्स में जाती है और टावर से फिर उस एरिया में नेटवर्क चलता है। नेक्स्ट आता है आपका लैन केबल टेस्टर। अब लैन केबल टेस्टर का काम क्या होता है कि आपने कोई लैन केबल बनाई है, उसको आपने बिछा दिया, पूरा बैटन बुटन लगा के, क्लिप क्लिप लगा के सेट कर दिया, और उसके आपने जब लगाया तो वो चल ही नहीं रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लैन केबल टेस्टर का यूज करते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर डाले हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे डिवाइस, दूसरा जो इसका पार्ट है डी अटैचेबल होता है, तो आप निकाल के अलग भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। और आपने ये देखना है कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से चलना चाहिए। अगर ये गलत चल रहा है, यानी 1 के साथ 3 आ रहा है, 2 के साथ 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपकी वायरें जो है वो क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो क्रॉस हो गई है तो फिर आपका यानी लैन केबल चलेगा नहीं। फिर आप क्या करोगे, उसको काट के नया दोबारा उसको क्रिम करोगे। तो क्रिम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिम्पिंग टूल यूज करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज क्रिम्पिंग टूल। अब इसका ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या किया जाता है, RJ45 कनेक्टर को डाला जाता है। और RJ45 कनेक्टर को डालने से पहले ये जो वायरें हैं, इन वायरों को इस तरीके से सीधा करके एक साथ लेके आते हैं। जैसे ब्राउन है तो ब्राउन के साथ ब्राउन वाला पेयर, व्हाइट और ब्राउन वाला पेयर, ब्लू है तो इस तरीके से पेयरिंग की जाती है। और फिर क्या किया जाता है, इसमें इस तरीके से जो आपका ये RJ45 कनेक्टर है, इसमें फिट कर दिया जाता है। और अब क्या होता है, RJ45 कनेक्टर को इसमें डाला जाता है, किसमें, आपके क्रिम्पिंग टूल में डाला जाता है। और क्रिम्पिंग टूल को दबाया जाता है तो जो ये पिंस हैं, 8 पिन है, ये वायर में इस तरीके से आके धस जाते हैं। और धसने के बाद क्या होते हैं, जो इसके अंदर कॉपर वायर होती है उसमें टच हो जाते हैं और आपका कनेक्शन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है समझते हैं। आप जब भी कहीं इंटरनेट के लिए या नेटवर्किंग करोगे, तो जो नेटवर्किंग करने का तरीका है, किस तरीके से आप नेटवर्क बनाते हो, उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस को एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी ये बताता है कि आपने किस जगह किस टाइप की टोपोलॉजी लगाई है, किस टाइप का आर्किटेक्चर बिठाया है जिससे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें बस टोपोलॉजी। तो इसको यहाँ पे प्रोनाउंस बस, BUZZ करेंगे, BUS, बस नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जब भी हाई स्पीड डेटा केबल की बात की जाती है तो उसे बस बोला जाता है, बस नहीं बोला जाता, बस प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो
बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एकल संचार लाइन, ठीक है, एक सिंगल वायर होती है, ये जो आपको बीच में वायर दिख रही है ये सिंगल वायर होती है, जिससे सारे कंप्यूटर, सारे आपके नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। और इस वायर को क्या कहा जाता है, बैकबोन केबल भी कहा जाता है। जो ये सिंगल वायर चल रही है इसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है। जहाँ पे कंप्यूटर और अदर नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम नोड कहते हैं। तो बस टोपोलॉजी आपकी वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे आपको कम डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने हैं, या जहाँ पे नेटवर्क में या अदर मूवमेंट कम है, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कॉस्ट काफी कम लगता है, केवल एक ही आपको बैकबोन केबल चाहिए और छोटे छोटे केबल चाहिए जो नोड क्रिएट करने के लिए। तो ये एक और टोपोलॉजी के मुकाबले काफी कम खर्चे में लग जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी जो बैकबोन केबल है अगर ये कहीं से टूट जाती है तो आपका सारा का सारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो सकता है, या नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और एक दूसरे से कनेक्ट होते होते वो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बीच में केबल नहीं होती, इसमें क्या है, केबल आपस में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे 10 कंप्यूटर ऐसे लगाए हैं तो मैंने 10 कंप्यूटर जोड़े हैं, तो इस तरीके से मैं उनको जोड़ दूंगा तो वो एक रिंग फॉर्म कर देंगे। 5 कंप्यूटर इधर है, इधर से आपने एक वायर लगाया, फिर 5 कंप्यूटर और कनेक्ट हो गए, फिर वायर लगाया, तो ये सारा एक रिंग के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डेटा आसानी से ट्रांसफर होता है। इस कंप्यूटर को इधर इधर से कांटेक्ट करना है तो वो बगल वाले को डेटा देगा, वो बगल वाले को, वो इस तरीके से डेटा ट्रेवल करते हुए इसके पास आ जाएगा। समस्या क्या है, समस्या वही है कि अगर बीच से कोई केबल टूट जाती है तो फिर सारा का सारा नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट कम लगता है क्योंकि छोटे छोटे नेटवर्क के सेगमेंट लगने। ओवरऑल देखा जाए तो एक ही वायर लग रही है जिसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जा रहा है, तो इसमें ज्यादा वायरें भी आपकी यूज नहीं होती, ना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूज हो रहा है, जो कंप्यूटर है वही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज होती है, और आप आज के दिन में कहीं भी नेटवर्किंग करोगे तो स्टार टोपोलॉजी का यूज करोगे। इससे फायदा क्या होता है कि आपके डिवाइस की जो शेयरबिलिटी होती है, डिवाइस शेयर करने की क्षमता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इससे आप बड़े बड़े नेटवर्क भी बना सकते हो। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे डिवाइस जो है वो एक सेंट्रल केंद्रीय डिवाइस से जुड़ते हैं, सेंट्रल डिवाइस से जुड़ते हैं, जिससे कि वो क्या हो सकता है, आपका एक हब हो सकता है, रिपीटर हो सकता है, कोई स्विच हो सकता है या ब्रिज हो सकता है, कोई राउटर हो सकता है या गेटवे हो सकता है। ठीक है, तो सेंटर में एक डिवाइस होगा जो या तो हब होगा या स्विच रिपीटर होगा, स्विच या ब्रिज होगा या गेटवे या राउटर होगा। तो जनरली अपने ऑफिस में, बिल्डिंग, घरों में या बिल्डिंग में जो हम डिवाइस यूज करते हैं, सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं, वो स्विच करते हैं, क्योंकि स्विच क्या होते हैं, आपके इजी होते हैं, मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक सेंट्रल स्विच है, सेंट्रल हब, राउटर कुछ भी है, और सारे डिवाइस आपस में एक एक वायर से कनेक्ट है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस में नेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, या वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट है, तो आपको पता चल जाता है कि केवल उसी की वायर चेंज करनी है, बाकी वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपने कोई ऑफिस खोला है और आप चाहते हैं उसमें इंटरनेट सारे कंप्यूटर में शेयर हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, उस राउटर से स्विच में कनेक्शन दे देना है, और स्विच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर में वो इंटरनेट को स्प्रेड कर देगा। एक सिंगल आपने प्रिंटर खरीदा है, आप चाहते हैं सारे कंप्यूटर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सके, तो उसको आपने स्विच में कनेक्ट करना है, और सारे कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। तो जहाँ भी रिसोर्स शेयरिंग, डेटा शेयरिंग की बात आती है, रिसोर्स शेयरिंग और हार्डवेयर शेयरिंग की बात आती है खास करके, तो वहाँ पे आपका स्टार टोपोलॉजी यूज होता है, और स्टार टोपोलॉजी ही यूज होता है सबसे मैक्सिमम केसेस में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैश टोपोलॉजी। जब भी बात आती है कि कोई ऐसी टोपोलॉजी हो जो हमेशा कनेक्टेड रहे, तो आपका जवाब होगा मैश टोपोलॉजी। क्वेश्चन आ जाएगा विच इज कनेक्टेड टोपोलॉजी, तो उस केस में आप बोलोगे मैश टोपोलॉजी इज ए कनेक्टेड टोपोलॉजी। ऐसा क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इसमें 5 कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर से, पहले कंप्यूटर से ही 4 केबल निकल रही है। यानी ये बोलता है कि हर कंप्यूटर को, जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर है उनसे सिंगल सिंगल लाइन से आप कनेक्टेड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर एक कनेक्शन टूटता है, 2 कनेक्शन टूटते हैं, या 3 कनेक्शन भी टूटते हैं,
जो कि बहुत रेयर केस होता है। तो उस केस में भी आपका कंप्यूटर जो है वो सारे कंप्यूटर से किसी न किसी माध्यम से कनेक्टेड रहेगा। लॉजिकली देखा जाए या ऑन पेपर देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया टोपोलॉजी है, लेकिन अगर इसको फिजिकली देखा जाए, जमीन में धरातल में उसे इम्प्लीमेंट करके देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50 कंप्यूटर है तो हर कंप्यूटर से 49 केबल निकलती रहेगी, तो इतने ज़्यादा केबल हो जाएंगे कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, वो कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तीसरा, किसी एक डिवाइस में इतने ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छी टोपोलॉजी है, काफ़ी अच्छे है कि कभी डिस्कनेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन फिजिकली इसको देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तो इसका कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। दूसरा, फिर इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा वायर होंगे, उसको समेटना, उसको एक जगह लाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ऑन पेपर ये टोपोलॉजी आपके पॉसिबल नहीं हो पाती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्री टोपोलॉजी। इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है और ये वर्तमान में उपयोग में आने वाला नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे सामान्य रूप है। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें आपको सबसे ऊपर मिलेगा कोर लेयर। कोर लेयर मतलब जहाँ पे आप अपना मेन सर्वर लगाओगे। उसके बाद आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में क्या होगा कि आप अपने मेन सर्वर को क्या करोगे, उसके अलग अलग छोटे छोटे सर्वर्स बनाओगे। और नीचे आएगा एक्सेस लेयर, जहाँ पे आपके क्या होंगे, एम्प्लॉय या जो भी स्टूडेंट है वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में जाके उस डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं कि जैसे गूगल है। अब गूगल का मेन सर्वर आप लोगों को पता है वो यूएसए में है, वहाँ पे उन्होंने अपना सर्वर स्टेब्लिश किया है। लेकिन क्योंकि एक ही सर्वर में सारा डेटा का लोड ना पड़े, तो उन्होंने क्या किया है, लगभग हर कंट्री में अपना एक सर्वर स्थापित किया हुआ है। तो जैसे कि गूगल में जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और एंटर करते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट है वो google.com से कन्वर्ट हो जाती है google.co.in में। यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो google.com से आप शिफ्ट हो गई है गूगल के उस वाले सर्वर में जो इंडिया में उन्होंने लगा रखा है। co.in मतलब इंडिया के सर्वर में वो आ गया है। तो वैसे ही जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने सर्वर उस पर्टिकुलर कंट्री में लगा देती है, ताकि उस कंट्री का डेटा या उस कंट्री से रिलेटेड जो भी डेटा है वो पर्टिकुलर सर्वर में ही आपका रहे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में अपने सर्वर स्टेब्लिश कर देती है उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके। एक्सेस लेयर में कौन होंगे, हम लोग होंगे जो उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है कि अगर आपको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में टोपोलॉजी लगानी है, और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपका जो कॉस्ट कटिंग हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक अच्छी टोपोलॉजी लगाना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं सारी जगह एक ही टाइप की टोपोलॉजी लगाए, तो उस केस में आप हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टार और रिंग का यूज करके एक टोपोलॉजी क्रिएट की है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होगा कि जब भी आप दो या दो से अधिक टोपोलॉजियों का इस्तेमाल करोगे तो उसे हाइब्रिड कहा जाएगा। और हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होगा कि जितनी भी टोपोलॉजी आपने सम्मिलित की है उसके जो एडवांटेज होंगे, गुण होंगे, और जो डिसएडवांटेज होंगे, दोष होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। और ओवरऑल ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनेगी ये नॉर्मल टोपोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, उससे अच्छा रिजल्ट आपको ये देगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होती है। तो जैसे हम हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलते हैं तो हम व्याकरण को फॉलो करते हैं, ग्रामर को फॉलो करते हैं। वैसे कंप्यूटर में जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है, तो भेजने का जो फॉर्मेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके अंदर जो फॉर्मेट होगा या लैंग्वेज होगी या जो भी रूल्स होंगे उसे प्रोटोकॉल कहा जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम तीन चीज पढ़ेंगे, वो है आपका HTTP, URL एंड FTP। तो सबसे पहले आते हैं HTTP में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जनरली हाइपर टेक्स्ट हम वेब पेज को बोलते हैं, और कंप्यूटर में जब भी वेब पेज ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, तो जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से बढ़ाना कि वो लाइट वेट हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, आप किसी वेबसाइट को, किसी वेब पेज को तभी खोलोगे जब वो जल्द से जल्द खुले और आपको जल्द से जल्द रिजल्ट दिखा दे। ऐसी कोई वेबसाइट जो खुलने में काफी टाइम लगा रही है
तो आप उसको लाइक नहीं करोगे, उसको खोलोगे भी नहीं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, तो कोई बच्चा है 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ता है, और कोई बच्चा है 3rd या 4th क्लास में पढ़ता है। दोनों का आप बैग देखोगे तो बैग में बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। जो 3rd या 4th क्लास का बच्चा होगा उसका बैग क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, भारी बैग होगा। और जो 10th 11th का बच्चा होगा उसका बैग बहुत हल्का होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई जो है 3rd 4th क्लास में ज़्यादा है और 11th क्लास में कम है, या 10th क्लास में कम है। पढ़ाई जबकि 10th 11th क्लास में ज़्यादा हो जाएगी 3rd 4th क्लास के हिसाब से। लेकिन जो 3rd 4th क्लास का बच्चा है वो क्या करेगा, वो अपनी सारी कॉपी और किताबें को कैरी करेगा, जो उसको ज़रूरत है वो भी, और जो ज़रूरत नहीं है वो भी। जबकि 10th 11th का जो बच्चा है वो क्या करेगा, केवल उन्हीं कॉपी किताब को कैरी करेगा जो उसको ज़रूरत पड़ सकती है या ज़रूरत है। तो जब हम वेब पेज बनाते हैं, हाइपरटेक्स्ट पेज बनाते हैं, तो हाइपरटेक्स्ट पेज में हम उन्हीं एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिनकी हमको ज़रूरत। जैसे कि यहाँ पे इटमेक लिखा हुआ है। अब ये जो इटमेक लिखा हुआ है, अब इसके लिए कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज़ हो रहा है, कौन सा फॉन्ट कलर यूज़ हो रहा है, कौन से फॉन्ट फैमिली यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें में क्या होगा, मैं केवल उन्हीं चीज़ों को यूज़ करूँगा जो इसमें यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इसके साथ इंक्लूड की जाएगी। जैसे फॉन्ट साइज 10 है तो 10 ही आएगा, 1 से लेकर 9 और 10 से लेकर ऊपर तक जितने जाते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाएगा। वैसे फॉन्ट कलर ब्लैक है तो केवल ब्लैक कलर ही आएगा, बाकी कलर को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारी क्या होता है, वेब पेज का जो साइज होता है वो हल्का हो जाता है और आराम से खुल जाता है। तो वेब पेज जनरली वेब पेज ही होते हैं आपके हाइपरटेक्स्ट पेज, और उन्हें ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो HTTP होता है। अच्छा, HTTP में एक और प्रोटोकॉल आजकल है, वो है HTTPS, जो आप लोगों ने सुना होगा कि HTTPS और HTTP में क्या फ़र्क होता है। तो जहाँ पे HTTPS होता है, इसका मतलब होता है वहाँ सिक्योर साइट है, वहाँ SSL सर्टिफिकेट लगा होता है। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। ये एक सिक्योर सॉकेट होता है जो आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देता है, आपके डेटा को इंक्रिप्ट करता है। अब डेटा इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डेटा को रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि जब वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है तो बीच में उसे कोई टैप ना कर सके, और अगर कोई टैप भी कर ले तो उसको रीड ना कर सके। व्हाट्सएप का ऐड देखते हो तो व्हाट्सएप के ऐड में आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो आपका इस पॉइंट में इंक्रिप्शन लगा है वो उस पॉइंट तक भी रहेगा, बीच में कोई उसे टैप करके उस डेटा को रीड नहीं कर सकता। और जब वो उस डिवाइस में पहुंच जाता है तो वो रीडेबल फॉर्म, अनरीडेबल फॉर्म से वापस रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है डिक्रिप्शन। तो HTTPS का मतलब होता है आपकी सिक्योर साइट, और आप अपना डेटा, अपना ट्रांजेक्शन जो भी करेंगे, वो करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि वेबसाइट में आगे HTTP की जगह HTTPS आ रहा है। अगर HTTP आ रहा है तो उस साइट में फिर आप ट्रांजेक्शन ना करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपका डेटा हैक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, वो है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि एक यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है, एक तरीका, रिसोर्स मतलब संसाधन, और लोकेटर मतलब उसको ढूंढना। तो किसी भी संसाधन को ढूंढने के लिए एक पैटर्न बनाया गया है, एक पाथ बनाया गया है, उसी पाथ का यूज करके आप उसको ढूंढ सकते हैं। और जब हम इंटरनेट में ढूंढने की बात करते हैं तो उसका एक वेब एड्रेस कहलाता है, कंप्लीट वेब एड्रेस होना चाहिए। जैसे आपको फेसबुक खोलना है तो आप सिर्फ फेसबुक लिख के ढूंढोगे तो वो गूगल सर्च में चले जाएगा, लेकिन अगर आप facebook.com लिख के एंटर दबाओगे तो फेसबुक की वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे ही सारी वेबसाइट होती है, या किसी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज को खोलना है तो फिर आपको xyz.com/ उस फोल्डर का नाम, उसके अंदर जो पेज है उसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एड्रेस होता है इस तरीके से http://www.exampledomain.com, ये URL कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। और ये वेब में ही काम नहीं करता, ये आपके नॉर्मल कंप्यूटर में भी अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, तो अगर आपको उसका पूरा एड्रेस पता होगा तो आसानी से आप उसको एड्रेस बार में डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप पाथ कैसे फाइंड करते हैं किसी फाइल या फोल्डर का, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको MS वर्ड में हाइपरलिंक पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम MS वर्ड में हाइपरलिंक पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर का पाथ फाइंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब होता क्या है कि जब हम इंटरनेट में कोई पेज खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोला आपने, फेसबुक खोला, कोई वेबसाइट खोली, तो उस टाइम जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है HTTP यूज हो रहा है, HTTPS यूज हो रहा है। अब जैसे ही आपने उसमें कोई फाइल अपलोड की, डाउनलोड की, अपनी फोटो अपलोड की, अपना पोस्ट अपलोड किया, कुछ भी किया,
तो उस टाइम जो प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि HTTP जो है वो केवल वेब पेज को ही आपके कंप्यूटर में लाएगा और वेब पेज खोलेगा, लेकिन जैसे आप कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करोगे, कोई भी फाइल का मतलब आपके टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, कोई भी EXE फाइल, गाने हो गए, साउंड, वीडियो, एनीथिंग, तो वहां पे प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम होता है आपके कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना और रिसीव करना, आपके कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करना या आपके कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना सर्वर से। अब जो सर्वर होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एनोनॉमस सर्वर। एनोनॉमस मतलब यहाँ पे आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। आपने सीधा वेबसाइट खोली, सॉन्ग, वीडियो जो भी आपको पसंद आया आपने उसको क्लिक किया और वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये आपका एनोनॉमस सर्वर कहलाता है, या एनोनॉमस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका नॉन एनोनॉमस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या नॉन एनोनॉमस सर्वर। ये ऐसे सर्वर होते हैं जहां से अगर आपको कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक है। आप फेसबुक में बिना लॉगिन करे या इंस्टाग्राम में बिना लॉगिन करे इवन अपने आईडी में फाइल अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन कब करेंगे? जब आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, अपना आईडी बनाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, तभी ये सारे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट जैसे आपको पता है, इंटरनेट की डेफिनेशन होती है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक नेटवर्क है जो काफी ज्यादा नेटवर्क से जुड़े हैं। तो इंटरनेट ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्था ने बनाया है या किसी एक कंपनी द्वारा रन किया जाता है। इंटरनेट क्या है, काफी ज्यादा नेटवर्क आपस में जुड़े हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि एक जगह बैठे बैठे दूसरे जगह के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली डेटा जो होता है वो वेब सर्वर में होता है, और आप किसी भी वेब सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास उसका या तो आईपी एड्रेस है या उसका पूरा वेब एड्रेस है। तो आप आराम से उस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, और उस वेब सर्वर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है? ये ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें काफी ज्यादा बिलियंस ऑफ कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और कंप्यूटर के अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिनकी हेल्प से ये चलता है, और इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। यानी एक नेटवर्क है जिसमें काफी ज्यादा नेटवर्क्स जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता उसे बोलते हैं जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं। जैसे आप मोबाइल से अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होगा? जिस कंपनी का आपका सिम है, एयरटेल, जियो, वी या BSNL, इनमें से जिस कंपनी का आपका सिम है, आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता वही है। और अगर आपने फाइबर कनेक्शन लगा रखा है, तो जिस कंपनी का लगा रखा है वही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पैसे लेके इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। जनरली देखा जाए तो इंटरनेट जो है वो तो फ्री है, लेकिन आपको जो चार्ज किया जाता है वो किसका किया जाता है? जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो डिवाइसेस आपको दिए जा रहे हैं, या इंटरनेट को रन करने के लिए जो नेटवर्क आर्किटेक्चर लगाया जा रहा है, जो सर्वर लगाए जा रहे हैं, राउटर, मॉडेम, ये सारी चीजों का चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर एक वेब पेज को प्रोसेस और प्रदर्शित करता है। देखो जनरली क्या होता है, जब हम वेब पेज बनाते हैं, कोई भी वेब पेज बनाते हैं, तो या तो वो HTML में लिखा होता है, या ASP में लिखा होता है, या PHP, या दुनिया अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो वेब पेज लिखा जाता है। अब अगर आपको आप वेब ब्राउजर की जगह उसे किसी और जगह खोलेंगे, तो क्या होगा? आपके सामने पूरा कोड आ जाएगा जो आपके लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उस कोड को कंपाइल करके, उस कोड को प्रोसेस करके आपके सामने प्रदर्शित करता है, और उसकी चीजें आपको दिखाता है। ठीक है, वेब ब्राउजर का काम क्या होता है कि वेब सर्वर से वेब सेवा और दस्तावेजों के लिए अनुरोध करना, और सर्वर और क्लाइंट के बीच में इंटरफेस का काम करना। तो जो वेब सर्वर, वेब ब्राउजर है, वो क्या करता है? हमने जो भी रिक्वेस्ट लिखी है, google.com, ये .com, वो .com, हमारी रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक पहुंचाना, और वेब सर्वर से जो भी डाटा मिला है उसे प्रोसेस करके हमको दिखाना। और ये हमारे और वेब सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। हमारी बात वेब सर्वर तक पहुंचाता है, वेब सर्वर की बात हम तक पहुंचाता है। ठीक है, उदाहरण इसके हैं गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ब्रेव,
ये सारे आपके वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हम मैक ओएस की बात करेंगे, आईओएस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सफारी मिलेगा। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर में। अब एक नॉर्मल कंप्यूटर और वेब सर्वर में क्या फ़र्क होता है? जो वेब सर्वर होते हैं ये डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं, समर्पित कंप्यूटर होते हैं, जहाँ पे कि आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी वेबसाइट बना रही है वो क्या करती है, वो वेब सर्वर में अपनी वेबसाइट को होस्ट करती है। बड़ी बड़ी कंपनी अपना वेब सर्वर लगाती है, अपने कंप्यूटर लगाती है। और जैसे हम लोग हैं, हम छोटी छोटी वेबसाइट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेब सर्वर में जाके स्पेस लेना पड़ेगा। वहां पे हम उससे स्पेस लेंगे और उसका होस्टिंग चार्जेस देंगे। तो वेब सर्वर क्या होता है, ये एक अलग कंप्यूटर होते हैं। अलग कंप्यूटर क्या, आपके जनरली मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, ये कंप्यूटर 24 घंटे चलते रहते हैं। इसमें अच्छी बैंडविड्थ होती है, अच्छा स्टोरेज होता है और सिंपल सी बात है, प्रोसेसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस वेबसाइट में किस समय कितना ट्रैफिक आ जाए। कोई वेबसाइट है, उसमें आपने कोई आर्टिकल डाला और उस आर्टिकल को एक आदमी भी पढ़ सकता है और 1 करोड़ लोग भी पढ़ सकते हैं एक ही समय में। ये सारा पॉसिबल हो सकता है। तो वेब सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो काफ़ी हाईली कॉन्फ़िगर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रोसेसिंग पावर होती है और ये एक समय में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट को आराम से झेल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके सर्वर एडिशन के विंडो डाले जाते हैं या लाइनक्स बेस होते हैं, अलग अलग बेस होते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल। तो ईमेल आपका, जैसे कि आपको पता है कि आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है, प्रैक्टिकल करने होते हैं। 10 प्रैक्टिकल होते हैं टोटल पॉलिटेक्निक में। और जो ईमेल है वो 8वें नंबर का प्रैक्टिकल है। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा इसमें ही, तो आपको तब वहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 8 में ईमेल के बारे में सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। जो आपके प्रैक्टिकल के नोट्स हैं और ये वाले नोट्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपडेट कर रहा हूँ। जल्दी आपको सारे नोट्स और सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब भी कहा जाता है। www सुना होगा आप, कहीं भी वेबसाइट बोलते हैं तो उसके आगे बोलते हैं www। तो www एक तरीके की सर्विस है जो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में जितने वेब है उसमें किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने में काम आता है। और ये पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना, प्रोसेस करना, ये सारा काम करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये विभिन्न वेबसाइट का संग्रह है जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरे संसार में फैला हुआ जो वेब है, इंटरनेट है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनेट में जितना भी टेक्स्ट है, मटेरियल है, छवियां है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो सर्विस है इसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जो कि है सर्च इंजन। सर्च इंजन आप लोगों ने नाम सुना होगा, और पॉपुलर सर्च इंजन की जब हम बात करते हैं तो गूगल, याहू और बिंग आपके सामने नाम आते हैं। तो सर्च इंजन होता क्या है? तो सर्च इंजन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लोगों को क्या करता है, सूचनाएं ढूंढने में। तो लोग क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड डालते हैं और सर्च इंजन क्या करता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट वेब में है, इंटरनेट में है, उसको सर्च करके अपने सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो जो खोज इंजन या सर्च इंजन होता है, ये इंटरनेट को लगातार स्कैन करते रहता है और मिलने वाले जो भी रिजल्ट होते हैं उन्हें अनुक्रमित करता रहता है, इंडेक्सिंग करता रहता है। तो आप इसको समझते हैं होता कैसा क्या है और सर्च इंजन काम कैसे करता है। देखो, जो सर्च इंजन होता है इसका काम करने का तरीका काफी आसान है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ एल्गोरिथम यूज करता है। जैसे हम अगर गूगल की बात करते हैं तो गूगल के जो एल्गोरिथम है उनके नाम क्या है आपके, स्पाइडर, पांडा, पेंगुइन और हमिंग बर्ड। ये अलग अलग एल्गोरिथम है जिसका यूज गूगल करता है। अब ये एल्गोरिथम करते क्या है, कैसे काम करते हैं? तो ये जो एल्गोरिथम है इनका काम करने का तरीका क्या है कि इंटरनेट में जब भी आप कोई नया वेब पेज पब्लिश करते हो, कोई नया पोस्ट पब्लिश करते हो, कोई नया यूट्यूब वीडियो पब्लिश करते हो, इंस्टाग्राम वीडियो पब्लिश करते हो, कुछ भी नया पब्लिश करते हो, तो गूगल के जो ये एल्गोरिथम है, हमिंग बर्ड, पांडा, आपके पेंगुइन और स्पाइडर, ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पेज को क्रॉल करते हैं। कंप्यूटर के टर्म में बोलते हैं क्रॉल करना। क्रॉल मतलब जैसे स्पाइडर चलता है, उसे क्रॉल करना बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस पेज को आके रीड करते हैं और उससे रिलेटेड रिजल्ट जो भी आएंगे वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पेज में जाके उसको इंडेक्स कर देगा। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, और जैसे आपने कार से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डाला है तो गूगल के जो भी एल्गोरिथम ये आएंगे उसको सर्च करेंगे, क्रॉल करेंगे, और क्रॉल करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी डेटा है वो कार वाले इंडेक्सिंग में चले जाएगा।
और आपने कार का जो जो कीवर्ड उसमें इस्तेमाल किए हैं वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे और उसके आगे उसके रिलेटेड आर्टिकल आ जाएंगे। तो जब भी आप इंटरनेट में कोई भी आदमी कार के बारे में सर्च करेगा और आपके कीवर्ड और उनके कीवर्ड मैच हो जाते हैं, तो वो जो इंडेक्स की लिस्ट बनेगी, जो पेजेस बनते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 4-5 हज़ार पेज उसने स्कैन कर दिए, उस पेज में आपका आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है। और जैसे जैसे उस आर्टिकल को लोग हिट करते रहेंगे, यानी रीड करते रहेंगे, ऊपर 4 आर्टिकल है, नीचे वाले को रीड कर रहे हैं, तो हिट्स जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे आपका आर्टिकल भी गूगल रैंकिंग में ऊपर आने लग जाएगा। ठीक है। तो आपका जो सर्च इंजन है उसका काम करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ठीक है। वैसे ही बाकी जितने भी सर्च इंजन है वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 के आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आप डोएक ओ लेवल के या ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं तो आपके भी लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। नेटवर्किंग में इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, यही टॉपिक आएंगे। और अगर कोई टॉपिक फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी को टॉपिक में आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। तो उसके लिए फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और समझ आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। और डोएक ओ लेवल और ट्रिपल सी के स्टूडेंट भी इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।